हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने जो पिछले वीक में हमने आपको बताया था डैमेज एंड रिपेयर ऑफ डीएनए। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना की बात करेंगे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। इस पेपर में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आपका पेपर या बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन्हीं की बात करेंगे। ये आपको हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बता दिया था। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, आरएनए के स्ट्रक्चर, इनको आपको बिल्कुल बिठा लेना है अपने दिमाग में कि इनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज का फिनोमिना भी कैसे हमने आपको इंटरेस्टिंग कहा कि जहां हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, यानी जीन होते हैं, ये हमको सबको मालूम है, लेकिन होते हैं ये आप बताएंगे कैसे? तो जीन जब कोई भी काम करते हैं, और वो काम कैसे करेंगे? भाई हमारे और आपके जैसा काम तो होता नहीं है कि हम पढ़ने का काम कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं। जो हमारी बॉडी है, बॉडी में हर कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। डीएनए जो बना हुआ है वो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में क्या मौजूद है? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये उसमें मौजूद हैं। तो हम मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच गए। अब ये जो जीन है, यानी कि जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, जिनमें कुछ नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस मौजूद हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। अब आपको याद आ रहा होगा, जैसे अभी आपको हमने बताया न्यूक्लियोटाइड किसके बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो अब हम इन टर्म्स में बात करेंगे। तो जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है, या आप कह लीजिए इसको ट्रांसक्रिप्शन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें जो डीएनए होता है, जिसको हम एक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के हिस्से को, डीएनए के हिस्से को हम जीन के नाम से जानते हैं। और ये जीन जब कुछ भी काम करता है तो वो काम दिखाता है प्रोटीन की फॉर्म में। किस तरह से कि ये देखिए आप, ये जो हमने आपको एक पहले, अब हम उस पर चलते हैं, इस डायग्राम की तरफ देखिए। जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? प्रोटीन बना करके। और प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसको ही हम एक तरह से, हम जो एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसे हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। बिल्कुल सिंपल आपको हमने डेफिनेशन दी है। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? दिस इज एक्चुअली, इट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। तो ये आपको देखिए, हमने एक पिक्चर सी, ये फ्लो चार्ट सा बना के बताया कि प्रोटीन, यहाँ उल्टा अगर हम चले तो डीएनए में क्या मौजूद है? नाइट्रोजिनस बेस, या कह लीजिए न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड या डीएनए कह लीजिए इसको। यहाँ इनसे न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये डिसीजन हो गया कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, तो अमीनो एसिड बना। अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। या इसको अगर हम इस तरह से सोचें तो पॉलीपेप्टाइड चेन से फिर एक प्रोटीन बन गया। तो जो जीन होता है वो अपने आप को प्रोटीन की टर्म्स में या प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो जब हमें ये मालूम हो गया कि जीन को एक्सप्रेशन अगर अपना दिखाना है तो कोई प्रोटीन दिखाई देगा हमको, या वो प्रोटीन बनाएगा और वही रिएक्शन के तौर पर हमें दिखाई देगा। तो जो सेंट्रल डोग्मा है, इसमें हम यही बताते हैं किस प्रकार से डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, यानी किस तरह से डीएनए से आरएनए में स्क्रिप्ट ट्रांसफर हो जाती है, उसको भी हम एक तरह से सेंट्रल डोग्मा के नाम से, क्योंकि ट्रांसलेशन होते ही तो प्रोटीन बन जाता है, तो उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए से आरएनए को, वो किस किस प्रकार से हो सकती है, कि क्या करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। जो देखिए, प्रोटीन जो है वो महत्वपूर्ण एक तरह से कंपोनेंट है, फैक्टर है, जो कि जीवन का आधार है, और इसी को हम ट्रांसलेशन के दौरान बनाते हैं, या
कौन सा प्रोटीन बनेगा ये डिसाइड करता है डीएनए। और डीएनए किस प्रकार से आरएनए को भेजता है इंफॉर्मेशन लेकर के, क्योंकि डीएनए हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो कोशिका के केंद्रक में मौजूद है। और जिनमें डीएनए अनुपस्थित होता है वहां पर जेनेटिक आरएनए काम करता है। ये आपको मालूम है, हम बता चुके हैं शुरू में कि नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए दोनों प्रकार के होते हैं। आप अगर वायरस की बात करें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कहाँ पर मौजूद होता है जेनेटिक आरएनए, तो वायरस जो है वो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है। जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें जो आरएनए होता है वो जेनेटिक आरएनए कहलाता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। तो प्रोटीन्स को कौन बनाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन किन से बनती है? अमीनो एसिड सीक्वेंसेस से। ये जो अमीनो एसिड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में होती है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कहाँ से आती है? न्यूक्लियोटाइड से आती है। यह भी आपको हमने अनुक्रम बताया आपको। तो सेंट्रल डोग्मा जो शब्द है, ये शब्द जो फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले दिया था। मीन्स सेंट्रल डोग्मा वॉज फर्स्ट यूज, वर्ड जो था दैट वॉज फर्स्ट यूज बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1956। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मध्य जो एक मॉलिक्यूल्स के मध्य एक रिलेशनशिप जो है, क्या संबंध होता है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करा, सेंट्रल डोग्मा। किस प्रकार से जीन सीक्वेंसेस जो होती हैं, डीएनए है, डीएनए की बहुत लंबा चौड़ा है डीएनए, तो क्या सारा डीएनए एक ही काम करेगा? ऐसा नहीं है। डीएनए की कुछ निश्चित जो श्रृंखला होती है या निश्चित जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसे हम एक जीन के नाम से जानते हैं। ये वैसे हम आपको बता चुके हैं जीन्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपकी कुछ बुक्स में इस चैप्टर के साथ में ये दिया हुआ है। वैसे हमने आपको पहले बता दिया है, पर कोशिश करेंगे आज के इस टॉपिक के साथ में हम थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको बता दें कि जीन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के। तो शॉर्ट में हम आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो जीन सीक्वेंसेस को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देना। जो जीन सीक्वेंस का मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको जब आप उसमें क्या लिखा हुआ है उसको आप प्रोटीन की फॉर्म में बताते हो, यानी एक प्रोडक्ट आपने दिया। तो ये जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड और डीएनए टू प्रोटीन इज सेंट्रल डोग्मा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल डोग्मा को आप डिफाइन करिए, इसकी क्या परिभाषा आप देंगे, तो आप कहेंगे दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए और न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। ये देखिए हमने एक डायग्राम सा बना रखा है, ये नीचे फ्लो चार्ट जैसा फ्लो डायग्राम। इसमें डीएनए दिखा रखा है, फिर एरो है, मैसेंजर आरएनए उससे बनता है, फिर उसके बाद उससे प्रोटीन। हमने बीच के कई पार्ट जैसे ट्रांसफर आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। बट कहने का तात्पर्य ये है कि मेजर जो है वो मैसेंजर आरएनए। क्यों मेजर है? क्योंकि डीएनए से जो स्क्रिप्ट है वो ट्रांसफर हो गई मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, जिसमें से थाइमीन हट जाता है और यूरेसिल लग जाता है। तो अब मैसेंजर आरएनए के पास में क्या होती है? पूरी तरह से पूरी इंफॉर्मेशन है कि मुझे कौन सा प्रोटीन तैयार करवाना है। फिर वहां से वो ट्रांसफर आरएनए को दे देता है ये सूचना, फिर वो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में वहां पर पहुंच के प्रोटीन के लिए ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां राइबोसोम्स होते हैं वहां पर प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो 1956 में ये कॉन्सेप्ट सामने आया सेंट्रल डोग्मा का कि ये एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमें बताता है। 1968 के आसपास बैरी कॉमनर नाम के साइंटिस्ट ने भी इस हाइपोथेसिस को बताया। 1917 में टैमिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड 1964 में जो टैमिन शुरुआत जब उन्होंने करी एक्सप्लेन करने की, तो उन्होंने एक वर्ड लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पहली बार। देखिए आप जेनेटिक्स जो है या बायोटेक्नोलॉजी जो है, जेनेटिक्स तो फिर भी आप कह सकते हैं काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी तो नहीं, पिछली सदी से ही अगर आप शुरू करें तो, लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये विषय जो है या इनकी जो एक तरह से इनका गहन अध्ययन जो किया गया, बहुत इंटेंस जो स्टडी शुरू हुई है हायर लेवल की, वो
20वीं सदी से ही शुरू हुई और 20वीं सदी के भी एक तरह से उत्तरार्ध में, क्योंकि 1964, 1968 ये वर्ष कोई ऐसे नहीं है कि जो बहुत पुरानी बात हो, अभी पिछली सदी की यानी बात है। तो 1964 में टैमिंग ने एक वर्ड दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पहली बार। और उसके पीछे क्या था कि जो जनरली हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल डोग्मा में वो यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय है। डीएनए उससे मैसेंजर आरएनए ही बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ही बनेगा। ऐसा नहीं कि प्रोटीन से मैसेंजर आरएनए या डीएनए बन रहा है। तो कहा गया ये कि यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या सेंट्रल डोग्मा। So what was the concept that about the communication of genetic information that unidirectional it is, but Barry Commoner showed that circular communication भी होता है। ये देखिए आप इस छोटे से पिक्चर से आपको बताया हुआ है कि सर्कुलर बैरी कॉमनर ने किस तरह से बताया था, जो कि उन्होंने 68 में कहा था कि डीएनए, ये देखिए यहाँ डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन गया, फिर प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए। ये एक सर्कल की तरह से चलती है सारी जो प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल डोग्मा सर्कुलर होता है। शुरू में क्रिक ने क्या बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने, दैट इट इज यूनिडायरेक्शनल, लीनियर है ये एक प्रोसेस। इन्होंने कहा ये सर्कुलर कम्युनिकेशन है इसमें। टैमिन ने इसको बताया दैट रिवर्स कम्युनिकेशन भी होता है, या ये रिवर्स कम्युनिकेशन को भी शो करते हैं। और 1964 में रिवर्स कम्युनिकेशन के बारे में टैमिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया, और 1970 में उन्होंने एक उदाहरण लेकर के इसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड ये ऐसा एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी जिसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में एक तरह का एक स्टॉर्म्स आ गया। ये जो सूचना थी टैमिन की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसा नाम से हमको मालूम हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वो उन्होंने किस में देखा, जो आरएनए ट्यूमर वायरसेस थे उनमें डीएनए आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होती है, डीएनए की सूचना, और आरएनए से वापस डीएनए में हो रही थी। यानी सोच के देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं और बायोलॉजी में इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक तरफ होता है डीएनए से आरएनए, और आरएनए से डीएनए नहीं बनता कभी, आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन जो टैमिन की डिस्कवरी थी वायरसेस को लेकर के, जिसमें कि उन्होंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर से डीएनए बन जाता है, ये जो एक डिस्कवरी थी, उन्होंने इससे एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं बायोलॉजी में कह लीजिए या आप कह लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में, एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया उसका रिसर्च का। बहुत सारी जो एक तरह की प्रॉब्लम्स थी उनको इससे बहुत हल मिला। कैसे, देखिए बाद में हम बात करेंगे इसकी। उन्होंने आरएनए ट्यूमर वायरस जो था उसमें बताया कि यहाँ पर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय होता है, जबकि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनते समय जो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, उनमें होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको आप ध्यान रखिएगा वर्ड को, कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, जबकि यहाँ वायरस के साथ में काम कर रहा था आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत बड़ा एक तरह का चैप्टर है, इसको जितना अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आपके लेवल पर आपको सिर्फ सुपरफिशियली बातें जाननी है जो आपको हम बता रहे हैं। तो जो टैमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात की, रिवर्स कम्युनिकेशन की बात की, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात की, उसने ये बता दिया कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है। और इसी से एक वर्ड निकल के सामने आया, रिवर्स जेनेटिक्स। अगर रिवर्स जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत और काम हो गया तो जो आपने जो जेनेटिक्स पढ़ी है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और जो टैमिन ने किया, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनके ऑनर में इस फिनोमिना को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को नाम दिया गया टैमिनिज्म। तो आपसे एग्जाम में टैमिनिज्म भी पूछा जा सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पूछा जा सकता है, टैमिन का कंट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है
किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम काम में आता है, तो आप बता सकते हैं दैट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बायोटेक्नोलॉजी में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पिछली चीज़ों को भूलना नहीं है। ये एक निरंतर वो प्रोसेस है, तभी आपको हमें इतना वक्त लग रहा है बताने में। हम इसको बहुत जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप इसे साथ की साथ पढ़ते भी जाइए, और आपको कोशिश करेंगे हम असाइनमेंट्स भी दें जिससे आप उन क्वेश्चंस को लिखिए, उनको फिर आंसर्स को खुद चेक करिए कि उसमें कहाँ, ये जो आपको हम कागज़ पे जो नोट्स देते हैं, ये जो इसमें लिखे हुए हमारे हैंड रिटन हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगी, पढ़ेंगी, और हम जो बोलते हैं आप उसको थोड़ा सा इससे मैच करेंगी, तो आपको बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टामिन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड द सिनोनिम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज टैमिनिज्म। क्या होता है इसमें? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज्ड एज टेम्पलेट। हमने अभी तक जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और वो खुल जाता है, उसका एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है और उससे फिर बन जाता है आरएनए या दूसरा डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो एक क्या होता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। यहाँ पर क्या है, जब आरएनए ट्यूमर वायरस है तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास मौजूद है सिर्फ, और उसको हम टेम्पलेट की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बनाने के लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए। सो टैमिनिज्म में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है आरएनए ट्यूमर वायरस का, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहा है, जबकि ऐसा तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं। आप पुरानी जेनेटिक्स को पढ़ के देखिए। पुरानी जेनेटिक्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब हम रिवर्स जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वो जेनेटिक्स कहीं ना कहीं हमें ओल्ड उसमें ले जाती है। अब तो हम उल्टा सीधा कैसा भी प्रोसेस, और जब आपको हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो यू विल एस्टॉनिश्ड, यू विल शॉक्ड कि किस तरीके से आज जो हम ये कोरोना की वैक्सीन की बात कर पा रहे हैं, ये वैक्सीन की बात भी कहीं ना कहीं इनमें जल्दी बनना वैक्सीन का, ये सब प्रोसेसेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इनकी जानकारी साइंटिस्ट को है, तो इसलिए उसमें मैनिपुलेशन करके वो बता रहे हैं कितनी जेनेटिक बीमारियों को अब हम दूर कर पा रहे हैं। तो वो सब आप बायोटेक्नोलॉजी में जानेंगे कि किस प्रकार से उनको दूर किया जा रहा है। तो अभी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टैमिनिज्म जान रहे थे, उसमें हम ये कह रहे थे कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आइसोलेटेड उन्होंने इसको कहाँ से करा था? आरएनए ट्यूमर वायरस से। एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली नोन एज टैमिनिज्म। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए टैमिनिज्म कहलाता है क्योंकि टैमिन ने इसको खोजा था। तो अब ये बात हुई हमारी सिंपल सेंट्रल डोगमा के बारे में कि कितनी प्रकार का सेंट्रल डोगमा साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पे बताया है कि रिवर्स फ्लो में भी हो सकता है, सर्कुलर फ्लो में भी हो सकता है, और सिंपल हम लीनियर फ्लो तो बात करते ही करते हैं। अब आपकी कुछ बुक्स में जो हम जीन्स की बात कर रहे थे, हम फर्दर इसमें जाने से पहले डिटेल में आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए एक डायग्राम जो हमने इसकी आपकी बुक से ही पिक्चर ली है, उसको भी आप देखें। ये देखिए यहाँ पर ये जो है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ किस तरह से फंक्शन करता है। यहाँ देखिए ये डीएनए है और डीएनए रेप्लिकेट होता है। यहाँ पर आरएनए बना, उससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होके आरएनए के पास सूचना आई, आरएनए एडिट हुआ, एडिट से मतलब उसके इंट्रॉन्स हटा दिए गए और सिर्फ कोडिंग जीन्स रख लिए गए। वो भी बात हम आपको पहले बता चुके हैं, स्प्लाइसिंग फिर से हम बात करेंगे। तो आरएनए बना और आरएनए से ट्रांसलेट होके जो भी उसके पास सूचना थी उसके अनुसार प्रोटीन बन गया। अब ये तो सिंपल हो गया। अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पर आरएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहा है। ये बात जो सिंपल है, नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी दिखा रखा है यहाँ पर, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं कि जीन जो है, इसमें आपके जो बात आपको हम बताना चाह रहे थे कि जीन की क्या डेफिनेशन है, कुछ बुक्स में इस चैप्टर के साथ में दे रखी, जबकि आपको हमने पहले ही बता दी है ये सब चीज़ें। फिर भी एक बार हम थोड़ा सा उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। दैट टर्म जीन जो थी वो किसने कॉइन करी थी? जॉनसन ने कॉइन करी थी। जॉनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1909 में
हेरेडिटरी फैक्टर्स ऑफ मेंडल के जो थे, मेंडल ने जिनको हेरेडिटरी फैक्टर कहा था, उसको इन्होंने जीन नाम दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। अब जीन है क्या? ये डीएनए का वो सेगमेंट या पार्ट है जिसमें कि एक प्रोटीन के लिए कौन सा प्रोटीन बनाना है उसकी सूचना इसमें निहित होती है। सो अकॉर्डिंग टू जीन कॉन्सेप्ट ऑफ सटन, सटन नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने ये बताया कि जीन क्या है? एक प्रकार से डीएनए का वो टुकड़ा है जिसके अंदर एक प्रोटीन बनाने की सूचना निहित है। और इसको और इलेबोरेट करा फिर मॉर्गन ने, ब्रिज ने, मिलर ने, और उन्होंने कहा कि जीन के ये मुख्यतः इतने कॉन्सेप्ट कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? दैट जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पहली बात कि जीन वो चीज़ है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या उनके बच्चों में जाती है। और ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो भी केंद्रक में मौजूद सूचनाएं हैं वो सूचनाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और ये किसके कारण होती हैं? जीन्स के कारण। और ये जो जीन्स होते हैं वो किस पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं। हम यूकैरियोटिक्स उनकी बात कर रहे हैं, हम प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे अभी। सेवरल जीन्स जो होते हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा नहीं होता कि एक प्रोटीन बनेगा उसका जीन है, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, एक गुणसूत्र पर। अगर आप देखें तो 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स, और उनके ऊपर 40,000 के आसपास जीन्स मौजूद होते हैं। और जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर एक डिफरेंट या स्पेसिफिक प्रोपोजिशंस पर मौजूद होते हैं, और उस पोजीशन को हम लोसाई कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये आप जब मेंडलिज्म पढ़ते हैं तब लोकस लोसाई की बात करते हैं हम। तो वो क्या होते हैं? ये वो लोकेशंस होती हैं क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर जीन्स मौजूद होते हैं। एक जीन्स जो अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स में वो लीनियर ऑर्डर लाइक बीड्स जो होते हैं, वो बीड्स आप देखते हैं एक माला होती है, उसमें छोटे छोटे जो मोती होते हैं, मणके होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जीन्स लगे हुए होते हैं। और एक सिंगल जीन जो होता है वो मोर देन वन फंक्शनल स्टेट और फॉर्म रख सकता है, और यही दीज फंक्शनल जो स्टेट्स होती हैं वो उसके एलील्स कहलाते हैं। ध्यान है आपको, जब आप क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो आप एक होता है रिसेसिव जीन, एक होता है डोमिनेंट जीन, और उसके एलील्स की हम बात करते हैं। तो एक सिंगल जो जीन होता है उसमें एक से अधिक एलील हो सकते हैं, एंड द एलील्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये बात अभी आपको हमने बता दी कि जो एलील्स होते हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं, या फिर को डोमिनेंट हो सकते हैं और इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हो सकते हैं। कोई भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और जीन्स जो होते हैं उनमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं जिनको आप कहते हो हेरिटेबल चेंजेस को म्यूटेशन। और ये चेंज उसमें किस प्रकार से आते हैं? इंड्यूस हो सकते हैं, जो कि केमिकल या फिजिकल फैक्टर के कारण उसमें चेंज आपको देखने को नजर आता है। एंड ड्यू टू म्यूटेशन जो है वो जीन्स जो होते हैं वो मोर देन वन एलील को पजेस करते हैं, और इनको हम मल्टीपल एलीज्म के भी कहते हैं, मल्टीपल एलील्स भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये जो बात अभी आपसे हम कर रहे थे ये एलील्स को लेकर के है। ये यहाँ पर इसके जो कुछ कैरेक्टर्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं हम उन्हीं के अनुसार आपको बता रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। एंड जीन्स अंडरगो डुप्लीकेशन बाय अ फिनोमिनन कॉल्ड रेप्लिकेशन। जीन्स डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। एंड जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम्स। प्रोटीन्स जो होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही तो होते हैं। तो प्रोटीन्स के जो होते हैं अलग अलग तरीके के जो रूप हैं वो आपको सब पढ़ने को आपको मिलेगा, फिजियोलॉजी जो आप पढ़ेंगे। एंड दे शो एक्सप्रेशन विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। और अ जीन इज अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट which contains the information to synthesize one polypeptide chain or one enzyme। जो जीन होता है उसके अंदर ये सूचना निहित होती है कि वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए और या फिर एक एंजाइम बनाए। द इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। जो इसमें इंफॉर्मेशन निहित होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? जेनेटिक कोड की फॉर्म में होती है। एंड 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो होता है कोड, उसको हम जेनेटिक कोड के नाम से कहते हैं, या फिर कोडोन के नाम से हम उसे जानते हैं।
और ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो एक सेट होता है उसको जो कोडोन आप कहते हैं, वही एक अमीनो एसिड को बनाता है। यानी एक कोडोन एक अमीनो एसिड को बनाता है, ज़्यादा को भी बना सकता है। देखिए आप आगे पढ़ेंगे कोड, जब जेनेटिक कोड आपको पढ़ाएंगे। सो बेंजर जो था, बेंजर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1957 में जीन्स को भी सब डिवाइड करा कि जो एक जीन होता है या जो एक डीएनए श्रृंखला होती है जिसे हम जीन के नाम से जानते हैं, वो उसके कई पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे रिकॉन जो पार्ट होगा वो रिकॉम्बिनेशन में काम आएगा, म्यूटॉन जो होगा वो म्यूटेशन का काम करेगा, सिस्ट्रॉन जो होगा एक्चुअली ये फंक्शनल इसका पार्ट होता है जो कि सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जो कॉम्प्लेन इसकी यूनिट होगी वो कंट्रोल करेगा कोई भी अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज आता है तो। एंड ओपेरॉन जो है, ओपेरॉन is a group of genes having an operator, a structural gene and other genes in sequence which all function as one unit. So ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आपको मेनली 3 ही पार्ट मिलेंगे। रेकॉन फॉर रिकॉम्बिनेशन, सिस्ट्रॉन फॉर फंक्शनल पार्ट, म्यूटॉन फॉर म्यूटेशन। सो नीड नॉट टू वरी, आपके बुक में जिस तरह से दिया हुआ है आप उसे बताएं। और कई प्रकार के जीन्स आपने पढ़े होंगे, जैसे जंपिंग जीन्स होते हैं, आप जेनेटिक्स पढ़कर आए फर्स्ट ईयर में। जंपिंग जीन जैसे बारबरा जो थी, मैक्लिंटक, उन्होंने इसे खोजा था एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस। जंपिंग जीन्स का मतलब है किस प्रकार से जीन्स अपनी लोकेशंस को बदलते हैं, उनको हम बोलते हैं जंपिंग जीन्स। और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जो कि जो सीक्वेंस होती है डीएनए की, वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाती हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम की चीज़ थी, जो कि साइंटिस्ट ने इसको भी एक तरह से काम में लिया है। शुरू में इसको नहीं माना गया, इसको जंक डीएनए, यूजलेस कहा गया, लेकिन बाद में जब बायोटेक्नोलॉजी का एरा आया तो उसमें ये पूरी तरह से काम में लिया जाने लगा। एंड आफ्टरवर्ड्स जो है रेपिटेटिव डीएनए आया सामने, कि जो डीएनए रीएसोसिएशन काइनेटिक्स जो है ऑफ डीएनए सैंपल्स, कॉलोक्वियली कॉल्ड द C0T कर्व। ये कर्व को इसको आप छोड़ दीजिए, इतनी डिटेल में मत जाइए। सिंपल जो ये बात कह रहा है कि एक जो जगह कोई भी सीक्वेंस होती है वो बार बार अगर रिपीट होती है तो उसको हम रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। हाईली रेपिटेटिव डीएनए जो बेस पेयर लेंथ होती है उसकी। देन मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए होते हैं, टैंडम रिपीट्स, जिन्हें जीन क्लस्टर्स कहते हैं। ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं जिनको कि हम टैंडम जीन क्लस्टर्स या टैंडम रिपीट्स कहते हैं। यूनिक सीक्वेंसेस होती हैं डीएनए की, जो कि कोडिंग रीजन जो होता है विच अकर इन ओनली 1 और अ फ्यू कॉपीज पर हैप्लॉइड जीनोम। इनको इसीलिए हम यूनिक कहते हैं क्योंकि वो बहुत कम उसमें पाई जाती हैं नंबर में। देन कोडिंग जीन होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस जो है CDS, वो पोर्शन होता है जीन डीएनए और आरएनए का जो कि कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स, यानी जो कोड करते हैं। जो नहीं करते उनको हम इंट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। स्प्लिट जीन हो सकते हैं, इंटरप्टेड जीन हो सकते हैं, सुसाइडल जीन होते हैं, स्यूडो जीन्स होते हैं। तो ये जो है आप थोड़ा सा इन्हें पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ खास नहीं है। आप जो फोकस हमें करना है इस चैप्टर में वो स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन करना है हमको यूकैरियोटिक जीन का। प्रोकैरियोटिक आपके सिलेबस में नहीं है, हमें यूकैरियोटिक का ही पढ़ना है, जो हम अगले क्लास में हम आपको बताएंगे।